आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा सी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सके। अब रूट्स को फाइंड करने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हुआ। हमें क्या करना है कि हमें यूजर से a, b और c की वैल्यूज लेनी है। जब यूजर a, b और c की वैल्यूज देगा तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, एक स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। हमें उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यूजर a की वैल्यू देता है 5, b की वैल्यू देता है 8 और c की वैल्यू देता है 10। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा 5x² प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें जिसके रूट्स को फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज करके हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि जो हमारे रूट होंगे वो किस तरीके के होंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि जो हमें d की वैल्यू मिलेगी वो इन तीन में से कोई होगी। या तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, या तो वो इक्वल टू 0 होगी, या तो लेस देन 0 होगी। जब हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की, जो हमें कैसे मिलेगी, हमने b² माइनस 4ac का फॉर्मूला का यूज किया। हमें b की वैल्यू भी पता है, हमें a की वैल्यू भी पता है, हमें c की वैल्यू भी पता है। तो इन वैल्यूज का यूज करके हमने डिटरमिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट जो हमारा होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा। अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है। और जब भी हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, दोनों सेम बात है, तो जो हमारे रूट होंगे वो दो रूट्स हमें निकल के आएंगे इस इक्वेशन से। तो अब देखिए, तो जो दो रूट होंगे उनको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके का है कि √1 जो होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डिटर्मिनेंट अपॉन 2 इंटू a। ये एक इक्वेशन हो गया। इससे हम क्या करेंगे, √1 फाइंड करेंगे। और √2 फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस प्लस की जगह माइनस कर देना है। तो जो हमारा इक्वेशन, जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा -b माइनस रूट ऑफ डिटर्मिनेंट अपॉन 2 इंटू a। तो अगर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हम इस इक्वेशन के दोनों रूट्स को कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट हमारा 0 आता है तो जो रूट्स होंगे वो तब भी हमें दो रूट मिलेंगे। लेकिन इस केस में जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो √1 और √2 की वैल्यू दोनों सेम होगी। हमारा √1 और √2 दोनों सेम होंगे। कब? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर होगी 0 के। तो √1 और √2 निकालने के लिए तब फॉर्मूला क्या होगा, -b/2a। हमें इसमें एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों रूट बराबर हैं। तो आप एक ही फॉर्मूला का यूज करके दोनों रूट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों रूट की वैल्यू सेम है। इसके अलावा हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है। अगर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो अब रूट निकालने का तरीका हमारा बदल जाएगा। देखिए, जब ग्रेटर देन 0 था तब हमारे रूट डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे और रियल थे। इसी तरीके से जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 थी तो भी हमारे रूट जो थे वो सेम थे लेकिन रियल थे। लेकिन यहाँ पे जब हमारे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी लेस देन 0 हो जाएगी तो अब जो रूट हमें मिलेंगे वो रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। और जो दोनों रूट निकालने का फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, √1
निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होगा और रूट 2 निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होगा। जो रूट 1 निकालने का फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम -b/2a करेंगे, प्लस जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डिटर्मिनेंट अपॉन 2a, ये हमारा रूट 1 की वैल्यू होगी। जो पहला रूट होगा इस इक्वेशन का, जो हमें पहला रूट मिलेगा उसकी वैल्यू ये होगी। और उसी तरीके से जो सेकंड रूट होगा हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देना है, तो -b/2a माइनस i रूट -d/2a। अब ये जो i है ये इमेजिनरी पार्ट बता रहा है और -b/2a जो है वो रियल पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट को मिलके एक रूट और इसी तरीके से इन दोनों पार्ट को मिलके हमारा दूसरा रूट बनेगा। तो ये लॉजिक है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमें क्या करना है कि यूजर द्वारा दिए गए इक्वेशन से हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये फॉर्मूले से हम रूट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू = 0 होगी तो इन फॉर्मूले का यूज करके रूट निकालेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम ये दोनों फॉर्मूले का यूज करके रूट निकालेंगे। तो अब अगर आप समझ रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो आप प्लीज एक बार खुद से ट्राई करिए इंप्लीमेंट करने के लिए। और अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लौट की इस वीडियो में आ सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कैसे सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया है। तो प्रॉब्लम को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम अपना पहले आउटपुट बना लेते हैं। हम पहले समझ लेते हैं कि हमें कैसा आउटपुट लाना है, उसके बाद हम सी प्रोग्राम में अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, हमें प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखना है कि जब प्रोग्राम रन हो तो प्रोग्राम यूजर से a, b, c की वैल्यूज मांगे। यूजर जब प्रोग्राम को a, b और c की वैल्यू दे तब हमारा जो सी प्रोग्राम हो यूजर को बता दे कि रूट 1 और रूट 2 का आंसर क्या होगा। जैसे यूजर ने मान लीजिए कि 1 2 1 दिया इनपुट में, तो हमारा आउटपुट ऐसा होना चाहिए कि रूट 1 रूट 2 दोनों की वैल्यू बराबर है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 रहा होगा और जो आंसर आएगा दोनों रूट की जो वैल्यू होगी वो -1.00 होगी। उसी तरीके से अगर यूजर इनपुट में 10 -5 3 देता तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट में बताए कि रूट 1 की वैल्यू ये होगी और रूट 2 की वैल्यू ये होगी। उसी तरीके से अगर यूजर इनपुट में 5 3 और 8 देगा तो हमारा प्रोग्राम उसको बताए कि आपका जो आउटपुट है वो इमेजिनरी है और जो आंसर है वो हमारा प्रोग्राम जो है इस फॉर्म में उसको आउटपुट दे। तो अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे a, b और c नाम का। तीनों ही वेरिएबल हम फ्लोट टाइप के ले लेते हैं क्योंकि वैल्यू जो होंगी, जो यूजर वैल्यू देगा वो फ्लोट में हो सकती है। तो हमने तीनों वेरिएबल फ्लोट टाइप के लिए और हम अब यूजर से इन तीनों वेरिएबल की वैल्यूज को एंटर करने के लिए बोलेंगे। तो हम यूजर को मैसेज देंगे, प्लीज एंटर द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने यूजर को बोला कि अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के a, b और c की वैल्यूज को आप एंटर कराइए। उसके बाद हम स्कैनर का यूज करके यूजर ने जो वैल्यू एंटर करी है उनको हम रिसीव कर लेंगे उनके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में। तीनों ही वेरिएबल जो हैं वो फ्लोट टाइप के हैं, इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज किया है। तो स्कैनफ लिखने के बाद अब क्या होगा, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो तीनों वैल्यू जो यूजर देगा उसको हम रिसीव कर लेंगे a, b और c नाम के वेरिएबल में। अब वेरिएबल्स डिक्लेयर और वेरिएबल की वैल्यूज को इनपुट लेने के बाद जो हमारा अगला काम है वो ये है कि हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें। तो अब डिस्क्रिमिनेंट नाम का या डी नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें डी नाम का, जो कि डिस्क्रिमिनेंट को स्टोर करने के काम आएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, b² - 4ac। तो हम इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, b × b - 4 × a × c। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करके हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि अब हम चेक करेंगे कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है क्या। तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास दो रूट होंगे और दोनों रूट को हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। रूट 1 की वैल्यू हम
रूट 1 नाम के वेरिएबल रखेंगे और दूसरे रूट की वैल्यू हम रूट 2 नाम के वेरिएबल में रखेंगे। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट 1 होगा हमारा, उसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, -b प्लस स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन math.h नाम की लाइब्रेरी में होता है, लेकिन हमने math.h अभी इंक्लूड नहीं किया है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं math.h नाम की लाइब्रेरी को। अब जब हमने math.h नाम की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया है तो हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, और ये जो न्यूमरेटर में होगा इस पूरे न्यूमरेटर को हम डिवाइड कर देंगे, किससे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 इंटू ए से। एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए यही फॉर्मूला था, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो हमने यही फॉर्मूला लिखा है, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाई 2a। हम इन 2a को भी ब्रैकेट में कर देते हैं। ब्रैकेट में करना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार जब कंप्यूटेशन होता है, अगर आप श्योर नहीं है कि किस प्रायोरिटी में कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, तो अगर आपको पता है कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए तो आप उस हिसाब से ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाने से ये होगा कि पहले 2 जो होगा a से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में इस जो न्यूमरेटर में जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेगा 2 इंटू ए का जो रिजल्ट होगा। अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और आपको नहीं पता कि किस प्रायोरिटी में साइंस जो होते हैं एग्जीक्यूट होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता था कि पहले ये जो है डिवाइड हो जाता 2 से, उसके बाद में ए से मल्टीप्लाई होता है। इसीलिए सेफ साइड में आप हमेशा ये करिए कि जब आपको पता है कि इस न्यूमरेटर को हमें डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर से, तो आप उनको ब्रैकेट में कर दीजिए। सेफ साइड में कभी कोई गलती नहीं होगी ऐसे में। और जब हमने रूट 1 निकाल लिया तो रूट 2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे हम रूट टू कर देंगे, ये रूट 2 हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बस इतना सा फॉर्मूला लिखने से हमें रूट 1 और रूट 2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है कि रूट 1 की वैल्यू क्या है जो यूजर को दिखेगी और रूट 2 की वैल्यू क्या है। तो हम लिख सकते हैं रूट 1 इज इक्वल टू %.2f, क्योंकि हमें जो रूट 1 है और रूट 2 जो है वो फ्लोट टाइप के हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, %2f। %2 हमने %.2 हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आंसर डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक आंसर को प्रिंट करे, ठीक है। और एंड रूट 2 इज इक्वल टू, उसमें भी हम यही कर देंगे %.2f, ओके। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे जो पहला परसेंटेज है उसकी वैल्यू कौन से वेरिएबल में है, और जो दूसरा %f है उसकी वैल्यू कौन से वेरिएबल में है। ये हो गया हमारा प्रिंट स्टेटमेंट कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि रूट ग्रेटर देन 0 के लिए हमने कर लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो वो ग्रेटर देन 0 ना हो, वो इक्वल टू 0 हो। तो अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि क्या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर ऐसा होता है तो फिर जो रूट होंगे वो कुछ अलग तरीके से आएंगे, और हमको पता है कि जो रूट होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, जैसा कि हमने पहले अभी देखा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो दोनों रूट इक्वल होंगे, और दोनों रूट की जो वैल्यू होगी -b/2a होगी। तो हम रूट 1 और रूट 2 की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हम बस रूट 1 की वैल्यू निकाल लें, और रूट 1 की वैल्यू निकालने के बाद हमें पता है कि रूट 1 और रूट 2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो हमने बस रूट 1 की वैल्यू निकाली, और हमें पता है कि रूट 2 की वैल्यू भी वही होगी। तो हम बस यूजर के सामने ऐसा प्रिंट कर दें कि रूट 1 इज इक्वल टू, ऐसा कर सकते हैं कि रूट 1 इज इक्वल टू रूट 2 इज इक्वल टू %.2f। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा कि रूट 1 रूट 2 दोनों की वैल्यू बराबर है, और दोनों की वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो होगी, तो दोनों ही वैल्यू सेम होंगी। तो इसीलिए हमने रूट 1 में स्टोर किया है आंसर को, तो हम यहाँ भी रूट 1 ही
प्रिंट करा देंगे, रूट 1 की ही वैल्यू प्रिंट करा देंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आंसर में हमें दिखेगा कि रूट 1 और रूट 2 इज इक्वल टू जो भी आंसर होगा वो, लेकिन हमने एक ही बार कंप्यूट किया है, 2 बार कंप्यूट करने का कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट 2 की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम होगी। आप यहाँ पे दोबारा कंप्यूट कर सकते हैं, आप इसके बाद एक लाइन लिख सकते हैं, रूट 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 इंटू ए लिख सकते हैं, फिर आप यहाँ रूट 2 कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। और हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल लिखने भी नहीं है। यहाँ पे हमारा एक ही बार हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, तो उससे करस्पॉन्डिंग हमें एक ही वेरिएबल लिखना है। तो इसलिए इसके बाद ज्यादा मेहनत करने का कोई मतलब है नहीं। हमें पता है कि रूट 1 रूट 2 दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो अब हम एल्स में जाएंगे और एल्स में जाके हम फाइंड करेंगे रूट्स जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अब जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उसमें थोड़ा सा हमें एक अलग काम करना पड़ेगा। वो कुछ ऐसा होगा कि हमने पहले देखा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो जो सॉल्यूशन होता है हमारा, जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी मतलब कि हमें आई लगा के इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस आंसर में हमारे पास 2 पार्ट है, पहला रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार रियल पार्ट निकाल लें, फिर दूसरी बार हम इमेजिनरी पार्ट निकालें और आंसर को प्रिंट करते समय हम यहाँ पे आई रखते हैं, तो हमारा काम जो है बन जाएगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम ये जो इमेजिनरी पार्ट जो निकलेगा इसके लिए हम एक वेरिएबल मान लेते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई नाम का, ठीक है। उस आई नाम के वेरिएबल में हम इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, लेकिन इमेजिनरी पार्ट निकालने से पहले हम पहले रियल पार्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए, रियल पार्ट निकालने के लिए हम रूट 1 नाम का वेरिएबल लेंगे और आप यहाँ ध्यान से देखिए तो रियल पार्ट दोनों का सेम है और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों का सेम है। तो हमें बार बार कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है, हम बस एक बार रियल पार्ट निकाल लेंगे और एक बार इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे। रियल पार्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो वही है माइनस बी अपॉन 2a, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे यूज किया था, तो हम इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट अपॉन 2 इंटू ए। तो ये फॉर्मूला है हमारा इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए। अब देखिए, आपको यहाँ पे रियल पार्ट मिल गया, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट मिल गया, और हमको पता है कि रूट 1 की जो वैल्यू है वही रूट 2 की रियल पार्ट की वैल्यू है, और जो इमेजिनरी में जो दोनों ही वैल्यू सेम है। ओके, तो अब देखिए, अब मैं कैसे प्रिंट करूंगा, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। इसका आंसर प्रिंट करने का तरीका, हमें आंसर कैसे लाना है, हमें आंसर लाना है कि पहले रियल पार्ट हो प्लस इमेजिनरी पार्ट और जो उसकी वैल्यू है वो इमेजिनरी पार्ट की। देखिए, तो जो रूट 1 होगा, पहले हमने क्या निकाला, रियल पार्ट निकाला। रियल पार्ट में हमने प्लस किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, रूट 1 इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस आई आपका जो आपको प्रिंट करना है वो आई। ओके, उसके बाद में परसेंटेज 0.2f। ओके, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, रूट 1 की वैल्यू आ जाएगी, रूट 1 का जो आंसर होगा। और रूट 2 का आंसर निकालने के लिए आप इसी चीज को सेम फिर से लिख देंगे विथ माइनस साइन। देखिए, आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, रूट 2 इज इक्वल टू परसेंटेज 0.2f माइनस आई परसेंटेज 0.2f। परसेंटेज 0.2f मैंने क्यों लगाया है, मैंने काफी बार बताया है, मैं फिर बता देता हूं कि हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक हमारा आंसर आए, 2 ही प्लेस तक हमारा आंसर है डेसिमल के बाद, इसलिए हमने क्या लिखा है, परसेंटेज f के बीच में 0.2। अब देखिए, ये जो पहला परसेंटेज f है इसकी वैल्यू कहाँ पे है, इसकी वैल्यू रूट 1 में है, तो हम यहाँ लिख देते हैं रूट 1। फिर जो ये i के बाद ये जो परसेंटेज 0.2f है इसकी वैल्यू किस में है, तो इसकी वैल्यू i में है। फिर ये जो तीसरा परसेंटेज 0.2f है इसकी वैल्यू किस में है, इसकी वैल्यू रूट 1 में ही है, रूट 1 में ही हमने एक ही बार निकाला था। और उसके बाद ये जो
आई के बाद परसेंटेज 0.2 लिखा, उसकी वैल्यू किस में है, तो उसकी वैल्यू भी आई में है। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस बस यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे इसके √1 के आंसर में बीच में प्लस होगा और √2 के आंसर में बीच में माइनस होगा। तो आई गेस कि ये प्रॉब्लम सही है, ये प्रॉब्लम का इम्प्लीमेंटेशन सही है। अब हम इसको रन कर सकते हैं और रन करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है सही बना है कि नहीं बना है। देखिए सबसे पहले मैं इनपुट देता हूँ, मान लीजिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1। तो देखिए जब हमने इनपुट दिया 1 to 1 तो हमारा आंसर √1 = √2 = -1.00 आया, जैसा कि हमने पहले देखा था जब हमने प्रोग्राम बनाना शुरू किया था उसके पहले, कि जब हम इनपुट में 1 to 1 देंगे तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, जैसे कि आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इनपुट में 10, -5 और -3 देंगे तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। 10, -5 और -3 देने पे क्या आउटपुट आता है। हमने प्रोग्राम दोबारा रन किया और हमने इसको इनपुट दिया 10, -5 और -3। देखिए √1 की वैल्यू 0.85 और √2 की वैल्यू -0.35। तो हमने इनपुट दिया 5, 3 और 8। तो हमारा जो आंसर आया है, क्या हमारा आंसर हमारे पुराने आंसर से मैच कर रहा है, -0.30। मैं दोनों को साथ में कर देता हूँ। देखिए -0.30 आई 1.23 ठीक है, -0.30 फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा आई 1.23। तो एकदम सही है, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही हमारा प्रोग्राम बन गया है। तो हमारा प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन है एकदम सही है। आप इसको सारे इनपुट्स के लिए चेक कर सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप उसमें ABC की वैल्यू डालिए, आप अपने प्रोग्राम को आप इस प्रोग्राम को ABC की वैल्यू बताइए और आपको ये प्रोग्राम बता देगा कि उसके रूट की वैल्यूज क्या होंगी। तो अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है तो आपके लिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपको यूजर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और कंप्यूटर के सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं और मार्क्स का यूज करके आपको परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज से आपको यूजर का ग्रेड बताना है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए यूजर का परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो आप बताएंगे उसको कि आपका ग्रेड A+ है। अगर जो परसेंटेज है ग्रेटर देन 80 है तो आप बताएंगे उसको ग्रेड A है, एंड सो ऑन। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट करके बताइए कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप मेरे साथ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।